हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले मॉड्यूल का थियोरेटिकल पार्ट देखने वाले इस वीडियो में, जो कि टी वाई बैफ वालों को मॉड्यूल नंबर 3 में है और टी वाई बी कॉम वालों को मॉड्यूल नंबर 1 में है। और इस थियोरेटिकल पार्ट में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज बनानी रहती है रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिकल सम के लिए, और उसके रूल्स क्या क्या है, और जो जो चीज बनानी रहती है इसमें क्या क्या बनाना रहता है, किसकी एंट्री किस तरह से डालनी रहती है, किसकी लेजर पोस्टिंग किस तरह से करनी रहती है, और बैलेंस शीट कैसे बनानी रहती है। तो हम लोग इसको टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले हम लोग को जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को लेकर ये पॉइंट्स याद रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या क्या चीज हम लोग को बनानी रहती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिकल सम को लेकर। एक आपको जर्नल एंट्री बनानी रहती है, एक आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और थर्ड आपको बैलेंस शीट। और अगर आपको ओनली जर्नल एंट्री बोला गया तो भी आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, और अगर आपको तीनों बोला गया जर्नल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बैलेंस शीट, तो आपको तीनों बनाना है। और इसके रूल्स क्या क्या है, बेसिक रूल्स है। इन केस ऑफ लाइबिलिटीज फॉर जर्नल एंट्रीज, लाइबिलिटीज है क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटीज को क्या रहते हैं, क्रेडिट बैलेंस रहते हैं। अभी हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्री के बेसिक रूल्स के लाइबिलिटी को लेकर। लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। और लाइबिलिटी जब भी घटती है या फिर उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है या फिर वो फॉरगॉन यानी कि जो कुछ भी सामने वाली पार्टी है उसको माफ कर देती है कंपनी को कि इतना पेमेंट मत दो, तो उसको क्या बैलेंस होते हैं, जर्नल एंट्री में उसका डेबिट बैलेंस रहता है। और जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसका क्रेडिट बैलेंस आता है जर्नल एंट्री में। फिर अभी हम लोग लाइबिलिटी का देख ली बेसिक रूल्स। अभी हम लोग एसेट्स का देखते हैं। ये एसेट्स का है। एसेट्स को नॉर्मली डेबिट बैलेंस रहते हैं। और एसेट्स का क्या रूल रहता है, एसेट्स जब भी इंक्रीज होता है या फिर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, जर्नल एंट्री में डेबिट साइड आता है। और जब भी एसेट्स की वैल्यू घटती है या फिर वो रिटर्न ऑफ होता है तो जर्नल एंट्री के क्रेडिट साइड में आता है। ये दो रूल आपको याद रखना है ऑलवेज, जब भी आपको जर्नल एंट्री बनानी रहेगी, और आपको खासकर बैलेंस शीट में, ये दोनों के लिए आपको ये रूल याद रखने हैं फॉर दिस। और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो है उसके फॉर्मेट है बनाने का, उसके फॉर्मेट के थ्रू हम लोग को यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन को बनाना रहता है रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिकल सम के लिए। तो हम लोग अभी देखते हैं, अभी हम लोग ने ये बेसिक रूल्स देख लिए। नाउ विल गो थ्रू कि हम लोग को जर्नल एंट्री कैसे बनानी रहती है, कौन सी एंट्री किस तरह से डालनी रहती है जर्नल एंट्री में। तो हम लोग देखते हैं ये यहाँ पर है, आपको क्वेश्चन के मुताबिक इस मेथड से जर्नल एंट्री डालनी रहती है। सबसे पहले लाइबिलिटीज का देखते हैं। लाइबिलिटीज का बोला गया रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ओनली। अभी आप लोग को जो है रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जो भी प्रैक्टिकल सम आएंगे उसमें आप लोग को अलग से इन्फॉर्मेशन दी गई, स्कीम्स दी जाएगी डिफरेंट। और उसमें अगर आपको बोला गया पेड अप वैल्यू, द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, द पेड अप वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब आपको बोला जाए तो आपको जर्नल एंट्री में उसकी इस तरह से एंट्री डालनी है। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर का बोला गया था, पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपको यहाँ पर डालना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और आपको वैल्यू जो है आपकी पेड अप वैल्यू आपको जो दी जाएगी, या तो आपको इधर बाय बोला जाता है या फिर टू बोला जाता है। अगर आपको बाय बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है क्वेश्चन की आपको बैलेंस शीट रहती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन की आपको कंपनी की बैलेंस शीट दी जाती है। अगर आपको उस क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपको बोला गया है ये प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू ₹100 है फॉर एग्जाम्पल, और आपको पेड अप वैल्यू यानी कि जो स्कीम में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें आपको बोला गया पेड अप वैल्यू जो है ₹80 से कम, यानी कि बाय ₹80 पर शेयर बोला गया बाय। जब भी आपको बाय बोला जाता है ना, तो आपको जो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट की जो फेस वैल्यू दी गई है उसको आपको बाय की वैल्यू से माइनस करना रहता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल में बताया कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू ₹100 दी गई थी, और नीचे स्कीम में प्रेफरेंस शेयर्स की पेड अप वैल्यू कितना, बाय ₹80 दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस ₹80 के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डालेंगे। 100 माइनस ₹80, ₹100 माइनस ₹80 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू डालेंगे, माइनस करेंगे। जब भी बाय बोला जाता है आपको माइनस करना है फिर, तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में दोनों के दोनों साइड आप लोग को सेम अमाउंट डालना है। ₹100 माइनस ₹80 की जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग, ₹20 के अकॉर्डिंग। और आपको क्वेश्चन की बैलेंस में आपको नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वो सब दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रुपीज पेड अप वैल्यू। तो उससे आपको क्या मिलेगा, पेड अप वैल्यू आपको मिल जाएगी। और आपकी जर्नल एंट्री इस तरीके से आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट फॉर पेड अप वैल्यू ओनली रिडक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अभी उन्होंने एक स्कीम देख ली है, सॉरी एक जर्नल एंट्री देखती है किस फॉर्मेट से बनानी थी लाइबिलिटी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट में बोला गया रिडक्शन इन बोथ नॉमिनल पेड अप वैल्यू। यहाँ पर बोथ बोला गया। नॉमिनल मतलब क्या, फेस वैल्यू, जो कि आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। आप लोग को जो अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली द पेड अप वैल्यू बोला गया स्कीम में, तो आपको ओनली पेड अप वैल्यू अकॉर्डिंग यहाँ पर इस फॉर्म में एंट्री डालनी है। अगर आप लोग को जो है बोला गया कि आपके पुराने शेयर्स गए, कंपनी के जो पुराने शेयर्स गए और नए शेयर्स आए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाली एंट्री डालनी रहेगी। तो पुराने शेयर्स अगर गए तो उसकी क्या नॉमिनल वैल्यू रहती है, और नए शेयर्स आए तो उसकी क्या वैल्यू रहती है, पेड अप वैल्यू। जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, हर एक प्रैक्टिकल सम करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पुरानी वैल्यू कैसी रहती है, पुराने शेयर्स कैसे रहते हैं और नए शेयर्स का क्या सिस्टम रहता है, क्या डील होती है कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में, वो हम लोग को उसके क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा व्हेन वी विल सॉल्व वन बाय वन फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पर बोला कि रिडक्शन इन बोथ नॉमिनल पेड अप वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू जो आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपको दी जाएगी, दोनों शेयर्स के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी और इक्विटी शेयर्स के लिए भी, और पेड अप वैल्यू आपको स्कीम में दी जाएगी आप लोग को। अगर आप लोग को जो है स्कीम में अगर आपको बोला गया कि आपके जो पुराने शेयर्स गए और नए शेयर्स आए, तो आपको इस फॉर्म में उसकी एंट्री डालनी है, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो शेयर कैपिटल है ना, ये आपकी नॉमिनल वाली वैल्यू, यानी कि क्या, कंपनी के जो पुराने शेयर्स थे उसका वैल्यू। अभी उसने क्या की, पेड अप वैल्यू, मतलब क्या, अभी उसने अपने शेयर होल्डर्स को बेच दी, किसी को भी प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेची, इक्विटी शेयर होल्डर किसी को भी बेची उसमें से, तो उसका क्या, उसके लिए पेड अप वैल्यू यहाँ पर अप्लाई होती है। तो पेड अप वैल्यू यानी कि आपका नए वाले शेयर, फिर चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो या इक्विटी शेयर्स, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो ये जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपका नॉमिनल वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग वाला शेयर कैपिटल आएगा। फिर ये जो आपका टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपकी पेड अप वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको आएगा। अगर आपको जो है बोला गया है तो पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिड्यूस टू बी टू टू रुपीज बोला गया। अगर आपको बोला गया टू बी रिड्यूस टू रुपीज टू पर वैल्यू, अगर टू बोला गया है, टू बी रिड्यूस टू टू बोला गया है, टू बी रिड्यूस टू मतलब टू बी रिड्यूस टू रुपीज टू वैल्यू, ऐसा बोला गया है। तो मतलब क्या, बीच में रिड्यूस टू आया है, तो जब भी टू आता है ना, तो इज इक्वल टू रहता है मैटर। इज इक्वल टू मीन्स आप लोग को कुछ भी यहाँ पर डिडक्ट करने की जरूरत नहीं, आपको ओनली रुपीज टू के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डालनी है। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, अगर पेड अप वैल्यू आपको रुपीज टू दी गई है, तो क्वेश्चन में अगर समझोगे बैलेंस शीट में आपको प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू रुपीज टेन दी गई है, तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू रुपीज टेन हो जाएगी और पेड अप वैल्यू रुपीज टू हो जाएगी। तो यानी कि हम लोग को, जो हम लोग ने यहाँ पर डेबिट साइड में जो शेयर कैपिटल डालेंगे उसको रुपीज टेन के मुताबिक डालेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दी जाएगी, और जो यहाँ पर ये वाले शेयर कैपिटल डालेंगे उसके आपको पेड अप वैल्यू यानी कि रुपीज टू के अकॉर्डिंग उसके यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं फिर यहाँ पर क्या होता है, टेन और रुपीज टू, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस रहा, रुपीज एट के मुताबिक डिफरेंस रहा, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर क्या डालते हैं, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके ऐसा हम लोग डालेंगे। और कितना नंबर ऑफ शेयर जितने क्वेश्चन में आपको दी जाएंगे बैलेंस शीट के, उसको उस रुपीज एट से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज नॉमिनल वैल्यू रुपीज टेन है और यहाँ पर पेड अप वैल्यू कितनी दी गई थी स्कीम में, रुपीज टू दी गई थी, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है रुपीज एट का। तो क्या आएगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट रुपीज एट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाइंग बाय नंबर ऑफ शेयर्स गिवन इन क्वेश्चन एज पर। ये हो गया आपका। फिर अब ये देखते हैं, ये आता है थर्ड पार्ट, कंसोलिडेशन। ये भी आपका शेयर के लेते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मीन्स क्या, वन शेयर्स डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, सॉरी मैनी शेयर्स डिवाइडेड इनटू वन पार्ट। कंसोलिडेशन मीन्स यानी कि बहुत सारे शेयर्स जो है वो यहाँ पर सिंगल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 10 शेयर जो है उसकी वैल्यू वन शेयर के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, एज पर डिपेंड्स ऑन दी क्वेश्चन, आपकी कंपनी के मुताबिक डिपेंड करे कंपनी क्या बोलेगी कंसोलिडेशन को लेकर। ये आपको क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, एक से दो क्वेश्चन आपके होंगे टेक्स्ट बुक में रिलेटेड टू दिस कंसोलिडेशन एंड दिस आल्सो सब डिविजन पार्ट। तो कंसोलिडेशन की क्या एंट्री आती है, कंसोलिडेशन मतलब क्या, बहुत सारे शेयर्स को सिंगल पार्ट में कन्वर्ट किया, यानी कि 10 रुपीज के शेयर को 1 रुपए के शेयर के अकॉर्डिंग की वैल्यू दी जाएगी। तो आप लोगों को क्या, वो डिपेंड होता है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर कंपनी ने जो है पहले उसकी शेयर्स की वैल्यू रुपीज टेन थी और अभी उसने कंसोलिडेट कर दी रुपीज वन के मुताबिक, यानी कि जो है उसकी वैल्यू पहले वो टेन के मुताबिक बेच रही थी, लेकिन अभी उसने क्या की, रुपीज वन के मुताबिक अभी वो बेचेगी, तो उसकी यहाँ पर जनरलिटी ऐसी आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या, इसमें यहाँ पर जो है आपके जो रुपीज पहले की थी, अगर मैंने एग्जाम्पल क्या बताया तभी आपको, रुपीज टेन उसकी पहली वैल्यू थी और बाद में रुपीज वन उसकी नई वैल्यू बन गई, तो यहाँ पर जो ये वाला शेयर कैपिटल आपको रुपीज टेन के मुताबिक इसकी वैल्यू डालनी रहेगी डेबिट साइड में, और यहाँ पर टू शेयर कैपिटल अकाउंट में रुपीज वन के मुताबिक उसकी वैल्यू डालनी रहेगी फॉर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स।
दोनों की वैल्यू डिफरेंस आएगी आपको, डेबिट की भी क्रेडिट की भी, बट इट्स नॉट मैटर। आप लोग को जो है आप लोग क्या करना है, अमाउंट दोनों में सेम रखना है। यानी कि क्या, इसमें खाली मैटर ये होता है कि आपका जो है पहले आपके शेयर्स ज्यादा अमाउंट में बेच रहे थे, अभी वो शेयर की वैल्यू उन्होंने कम कर दी, बल्कि लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स और उसकी शेयर की वैल्यू, कॉस्ट दोनों सेम रहेगा, कुछ नहीं मैटर करेगा, फर्क नहीं होगा यहाँ पर कुछ भी। एंड नेक्स्ट आता है सब डिविजन। सब डिविजन इज अपोजिट फॉर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या होता है, सारे के सारे जो लार्ज नंबर ऑफ शेयर है वो सिंगल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और सब डिविजन में होता है सारे के सारे जो सिंगल शेयर है वो लार्ज पार्ट में डिवाइड हो। सब डिविजन मतलब क्या, एक डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक शेयर अभी लार्ज पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, बहुत सारे शेयर्स में डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर समझो कि फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ शेयर्स 4000 रुपीज है, तो यहाँ पर जो है पहले कंपनी क्या करेगी, उसकी वैल्यू ₹1 लगाएगी, और बाद में इसको सब डिवाइड करके उसकी वैल्यू जो है ₹10 लगाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स उतने रहेंगे, और उसकी जो वैल्यू है शेयर्स वो भी उतनी रहेगी, बस ओनली आपकी जो है फेस वैल्यू जो आपकी रहेगी, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू वो आपकी बदलेगी ओनली इन दिस मैटर फॉर सब डिविजन। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें यहाँ पर रहेगा दैट इज ₹1 यहाँ पर आएगा। मैंने अभी जो एग्जांपल बताया था उसके मुताबिक यहाँ पर ₹1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर टू शेयर कैपिटल में आपको अकाउंट में ₹10 के मुताबिक डालेंगे, बट नंबर ऑफ शेयर्स भी दोनों सेम रहेंगे, और उन दोनों की वैल्यू भी दोनों सेम साइड आएगी, जर्नल एंट्री में दोनों साइड आपकी सेम वैल्यू आएगी, नो डिफरेंस वराई। फिर आता है नंबर फिफ्थ, देखते हैं हम लोग जर्नल एंट्री, फोरगोइंग क्लेम फॉर लाइबिलिटी। ये आपको आता है क्वेश्चन में, आपको या तो डिबेंचर होल्डर को लेकर आएगा या फिर क्रेडिटर को लेकर आता है, ये आपको शेयर्स को लेकर नहीं आता है। तो फॉरगोइंग क्लेम फॉर लाइबिलिटी मतलब क्या, अभी कंपनी ने जो है किसी से भी समझे क्रेडिटर से उसने जो कुछ भी रॉ मटेरियल खरीदी, उसका उसने पेमेंट उसको नहीं की, कुछ भी हो, जैसे कि वो हैवी लॉस में जा रही थी। अक्सर ऐसी होता है कंपनी जब हैवी लॉस में जाती है तो सारी की सारी डिफरेंट स्कीम यहाँ पर अप्लाई करती है, और उसको स्कीम को जब अप्रूव किया जाता है तो वो सारी की सारी स्कीम पर अपना फॉलो अप करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर गोइंग क्लेम फॉर लाइबिलिटी। फॉर गोइंग क्लेम मतलब क्या, कभी यहाँ पर समझो क्रेडिटर ने कंपनी को यहाँ पर जो कुछ भी रॉ मटेरियल बेचा, उसने यहाँ पर क्या बोला कि मुझे अभी इतने का पेमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने उतने का पेमेंट नहीं दे सकती क्योंकि वो लॉस में जा रही है या फिर किसी भी इश्यू की वजह से नहीं दे सकती है। तो क्या बोलता है क्रेडिटर, कि क्रेडिटर बोलता है फॉर गोइंग क्लेम मतलब क्या, अभी तुम मुझे इतना नहीं दे सकते हो तो मैं कुछ हिस्सा उसका माफ कर देता हूँ। फॉर गोइंग क्लेम मतलब क्या, माफ करना, कुछ हिस्सा जाने देना, छोड़ देना, मतलब अभी तुम मुझे कुछ हिस्सा मत दो। अगर कंपनी को क्रेडिटर को 10 लाख रुपीज देने हैं, तो यहाँ पर अभी क्रेडिटर बोलेगा कि मुझे भी तुम 10 लाख रुपीज मत दो, मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए इसके कम कर देता हूँ। 2 लाख रुपए उससे कम कर देता हूँ मतलब क्या, 10 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू कितना, 8 लाख। यानी कि अभी कंपनी को क्रेडिटर को 8 लाख का पेमेंट करने की जरूरत है, बिकॉज 2 लाख जो है क्रेडिटर ने छोड़ दिया, यानी कि अभी बोला कि मुझे अभी इतना पेमेंट नहीं चाहिए, तुम मुझे ओनली 8 लाख रुपीज का पेमेंट दो। तो इसके लिए जो है जर्नल एंट्री ऐसी आती है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट साइड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, दोनों साइड आपका सेम अमाउंट आएगा, डेबिट अमाउंट कॉलम में भी और क्रेडिट अमाउंट कॉलम में भी, दोनों में आपका सेम अमाउंट आएगा, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन आपको कितना अमाउंट दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है अरियर्स ऑफ प्रीफेस डिविडेंड पेएबल। आपको जो है क्वेश्चन में आपको दो टाइप के फॉर्म में आते हैं, जिसमें एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, आपको क्वेश्चन में सबसे पहले बोला जाएगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड, एरियस प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड जो बाकी है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर को जो प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है उसका उनको पेमेंट रिसीव करना बाकी है कंपनी से, और कंपनी ने उनको अब तक दी नहीं है। अगर या तो दो फॉर्म होते हैं क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में ये बोला जाता है एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेएबल। अगर इज नॉट पेएबल बोला गया तो आपको कोई एंट्री नहीं डालनी, अगर आपको बोला गया पेएबल तो आपको उसकी एंट्री ऐसी डालनी है, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैश अकाउंट। मतलब क्या, यहाँ पर अभी कंपनी को जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना ही है, लेकिन उसने यहाँ पर क्वेश्चन आपको मेंशन किया जाए कि उसने कितने साल से पे नहीं किए, कंपनी ने 3 साल से पे नहीं की, 4 साल से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका प्रेफरेंस डिविडेंड वाला हिस्सा नहीं दी, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर अरियस बोलते हैं, इसलिए अरियस बोलते हैं, जो हिस्सा उनको नहीं मिलता है उसको अरियस बोलते हैं। तो उसकी यहाँ पर जनरल एंट्री इसलिए आएगी कि दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, अगर उसने 3 साल का नहीं दी और यहाँ पर कंपनी की जो है इतनी वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स उसके इतने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स की इतनी है, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू इतनी है, प्रेफरेंस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना रहता है। तो अगर समझो कि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर, नॉमिनल वैल्यू को लेकर, और यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स फॉर एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को लेकर जो वैल्यू आपको मिलती है उसको आपको ऐसे फॉर्म में डालनी है, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैश अकाउंट। मतलब कि अभी कंपनी को यहाँ पर उसको पे करना पड़ा, तो इसलिए क्या हो, कंपनी की तरफ से कैश गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
टू कैश अकाउंट, ये यहाँ पर आता है। और डेबिट साइड क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। किसको मिला, प्रेफरेंस शेयर्स को शेयर होल्डर्स को मिला, तो यहाँ पर इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आएगा टू कैश अकाउंट, बिकॉज कंपनी की तरफ से यहाँ पर इतना पेमेंट हो गया कंपनी की तरफ से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो इसलिए यहाँ पर इसलिए कैश गया तो इतने का क्रेडिट सेट करेंगे, दैट इज टू कैश अकाउंट। फिर उसका अमाउंट डेबिट अमाउंट कॉलम या क्रेडिट अमाउंट कॉलम में करेंगे एज पर द कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया, दैट इज नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल इनटू नॉमिनल वैल्यू। ये फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड का। अभी इसमें हम लोगों ने टोटल 6 देख लिए, ये आपकी लाइबिलिटी से रिलेटेड एंट्री थी, जनरल एंट्री। नाउ विल गो फॉर एसेट्स। एसेट्स के लिए आपको किस फॉर्म में एंट्री डालनी है, एसेट्स के लिए आएगा दैट इज एसेट्स में आता है एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल। एप्रिसिएशन मतलब क्या, रिवैल्यूएशन मतलब क्या, अब यहाँ पर एप्रिसिएशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कंपनी ने उसकी वैल्यू अप्रिशिएट कर दी, कंपनी ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी किसी भी एसेट्स की, फिर चाहे स्टॉक हो, को गुडविल हो, पेटेंट्स हो, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, जो कुछ भी एसेट्स हो उसकी वैल्यू अगर बढ़ा दी तो यहाँ पर उसको यहाँ पर इस फॉर्म में डालना है। एसेट्स का क्या रहता है, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं इस चैप्टर इस मॉड्यूल को लेकर, दैट इज एसेट्स को हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या एप्रिसिएशन बोला गया, एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन। एप्रिसिएशन में और रिवैल्यूएशन में भी अगर रिवैल्यूएशन में उसकी वैल्यू बढ़ती है एसेट्स की तो क्या होगा, जर्नल एंट्री में डेबिट साइड आएगा एसेट्स अकाउंट। कोई भी ऐसे अगर स्टॉक दिया होगा तो स्टॉक अकाउंट आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग दिया होगा तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट आएगा, ऐसा आएगा। फिर क्रेडिट साइड में आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, दैट इज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आएगा फॉर एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। फिर उसके अपोजिट होता है डेप्रिसिएशन वाली एंट्री, दैट इज एंट्री नंबर है डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ और टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। अगर ऐसा रहा तो यहाँ पर इसकी अपोजिट वाली एंट्री आएगी, अपोजिट टू एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन वाली एंट्री को लेकर। क्या होता है, एसेट्स को हमेशा डेबिट बैलेंस रहते हैं, तो एसेट जब भी कि उसकी वैल्यू बढ़ती है कंपनी ने बढ़ा देती है तो वो डेबिट होता है, जिसमें आपको बताया था एंट्री नंबर 7 में। लेकिन अगर उसकी वैल्यू घट गई या फिर वो रिटर्न ऑफ हो गई, यानी कि यहाँ पर कंपनी ने बोल दी कि अभी हम लोग को चाहिए नहीं, इसको यहाँ पर निकाल दो पूरी तरह से, फिर चाहे वो कम में बेचती है, किसी भी किस्म फॉर्म में बेचती है, कम में बेचती है दूसरे वालों को, तो उसकी वैल्यू जो है घट जाती है। तो क्या होता है, जब भी एसेट्स की वैल्यू घटती है तो वो एसेट्स जर्नल एंट्री की क्रेडिट साइड में आता है। तो इसके यहाँ पर इसलिए एंट्री ऐसी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, फिर चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, फर्नीचर हो, इक्विपमेंट कोई भी हो, तो यहाँ पर ऐसी एसेट्स की जगह पर उसका नाम आएगा उस पर्टिकुलर एसेट्स का। फिर आता है दैट इज एंट्री नंबर 9, पेमेंट फॉर एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ये आपका एसेट्स का हिस्सा नहीं है, आपका अलग हिस्सा है। ये आपको कुछ कुछ समय आपको आता ही है और ये बहुत इसकी आसान एंट्री है। पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस और रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या, कंपनी को जो कुछ भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जो कुछ भी खर्चा है, उसको पे करना पड़ेगा, तो उसकी भी जर्नल एंट्री यहाँ पर आती है, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट। अभी कंपनी को जो कंपनी को पे करना है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ना ही कोई सेकंड पार्टी, कंपनी खुद को पेमेंट इसका करना है। तो यहाँ पर जो कुछ भी इसका पेमेंट करेगी उसकी जर्नल एंट्री ऐसी आती है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अभी कंपनी की तरफ से तो पैसे गए तो यहाँ पर इसलिए क्या जाएगा, टू कैश बैंक अकाउंट। क्रेडिट व्हाट कम्स इन, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या होता है, कैश यहाँ पर जा रहा है तो कैश के लिए हम लोग यहाँ पर अक्सर ये वाले टाइप में नॉमिनल वाली ये वाली रिलेटेड आपको देखते हैं, दैट इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इधर जब भी जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट साइड में आता है, दैट इज टू कैश बैंक अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड टू कैश बैंक अकाउंट। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको स्कीम में आपको दिया जाएगा उसका अमाउंट कितना है, तो उसका अमाउंट आपको डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में उतना ही अमाउंट डालना है। फिर आता है दैट इज जनरल एंट्री नंबर 10 ऐसी आती है, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अभी हम लोगों ने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट देखे नहीं, लेकिन जब भी आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आएगा और उसमें आपको यहाँ पर जब सीआर अकाउंट बनाना, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जब आपका बनाना रहेगा, उसमें आपको जब बैलेंस मिलेगा तो आपकी जनरल एंट्री में उसकी इस फॉर्म में एंट्री आएगी, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हम लोग देखते हैं, जब हम लोग यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट देखेंगे उसका पैटर्न देखेंगे, फिर हम लोग देखते हैं कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस जब आता है तो उसकी जनरल एंट्री कैसी करती है, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में उसका कैसे फॉर्म में उसकी एंट्री आती है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में किस फॉर्म में उसकी एंट्री आती है। अभी हमने जनरल एंट्री देख लिया, अभी हाँ हम लोग अभी यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दैट इज आप लोग को जो है आप लोग का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जब आप देखोगे ना टेक्स्ट बुक में, तो आपको इस फॉर्म में उसका पैटर्न दिया गया है, इस फॉर्म में उसका फॉर्मेट दिया गया है। आपका डेबिट साइड यूटिलाइजेशन करके आता है और क्रेडिट साइड सेक्रीफाइस करके आता है। लेकिन आपको जब आप आंसर करोगे, आपको जब भी जनरल एंट्री के साथ आप लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे तो आप लोग को इस फॉर्म में लिखना है, दैट इज पर्टिकुलर रुपीज
डेबिट साइड पर्टिकुलर्स आएगा, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स आएगा, ये नहीं आएगा यूटिलाइजेशन सेक्रीफाइस। आपको क्या आएगा, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स। अगर आप लोग लिखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, यूटिलाइजेशन सेक्रीफाइस, बट आप लोग को रिस्क नहीं लेना है तो आप लोग को ये लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। एज पर माई पॉइंट पर्टिकुलर्स दोनों साइड लिखना अच्छा रहेगा। इसके आगे लिखा है, इन केस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंट्रीज विल बी मेड इन अकॉर्डेंस ऑफ एंट्रीज मेड इन जर्नल एंट्री इन्वॉल्विंग विद नेम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एदर ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बट विद अपोजिट साइड नेम। हाँ, ये आप लोग को याद रखना है। आप लोग जब भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हो ना, तो क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री में, अभी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है उसकी मुताबिक बताती हूँ। अगर जर्नल एंट्री में एक एंट्री ऐसी, दैट इज फॉर एग्जाम्पल इन जर्नल एंट्री इज, अभी मैंने आपको बताया था जब आप लोग जर्नल एंट्री देखे थे ना, ये आपका लायबिलिटी से रिलेटेड एक एंट्री है, जो मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले एक्सप्लेन किया था। तो जर्नल एंट्री में अगर एक एंट्री ऐसी है, दैट इज आप लोग ने जब सॉल्व की जर्नल एंट्री तो आपको एक एंट्री ऐसी मिली, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर देख सकते हैं आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कहाँ पर आ रहा है, आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी, दैट इज इन अबव एग्जाम्पल टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट shown on credit side journal entry and share capital account shown on debit side। देन मतलब क्या, अभी देख सकते हैं आपको जो है क्रेडिट साइड में आपको क्या दिख रहा है, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके दिख रहा है, और डेबिट साइड में कौन सी एंट्री दिख रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट करके आपको एंट्री दिख रही है डेबिट साइड में। तो उसकी यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन उसकी एंट्री कैसी आएगी हम लोग देखते हैं। दैट इज इन दिस केस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड एज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नेम्ड ऑन क्रेडिट साइड इन जर्नल एंट्री। आप देख सकते हैं आपको जो है जर्नल एंट्री में आपको टू कैपिटल रिडक्शन को किधर दिख रहा है, आपको क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा है जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। Entry will be made by name by share capital account. As in journal entry, it is named on debit side as opposite one. Opposite one मतलब कि आपको याद रखना है, जब भी आप लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे ना, तो आप लोग को देखना है, अगर आपको जर्नल एंट्री में अगर आप लोग को क्रेडिट साइड में आपको जो भी एंट्री में अगर आप लोग को मिला है, अगर आपको इस जर्नल एंट्री में देख सकते हैं आपको क्रेडिट साइड में आपको टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मिला है, तो यहाँ पर आप लोग को जो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही डेबिट के नाम से डालना है। डेबिट के नाम से मतलब क्या, ये डेबिट में कौन सी एंट्री दिख रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, तो आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको डेबिट वाले नाम से एंट्री डालनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट जो आपको अमाउंट आपको इसी का डालना है। अगर आप लोग को समझो कि इसमें 10 लाख अमाउंट मिला और यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 8 लाख मिला और शेयर कैपिटल अकाउंट में 2 लाख मिला, तो आप लोग को जो है बाय शेयर कैपिटल अकाउंट लिखना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको बाय शेयर कैपिटल अकाउंट लिखना है और अमाउंट इसी का लिखना है, दैट इज कितना मैंने आपको बोला था 8 लाख। तो बाय शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपीज अंडर क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसलिए यहाँ पर लिखा है, दैट इज एज इट जर्नल एंट्री इट इज नेम्ड एंड अपोजिट ऑन डेबिट साइड अपोजिट वन। अपोजिट मतलब क्या, आप देख सकते हैं आपको जो है ये अपोजिट है, यहाँ पर ये आपका क्रेडिट साइड है, आपका डेबिट साइड है, तो हम लोग क्या देखना करना है, सीआर अकाउंट दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपोजिट नाम से, दैट इज डेबिट साइड वाले एंट्री से उसका नाम लिखना है सीआर अकाउंट क्रेडिट साइड में, और अमाउंट जो आपको इसी का लिखना है, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के उसका अमाउंट लिखना है यहाँ पर, जो हम लोग को यहाँ पर जर्नल एंट्री में मिलेगा टू सीआर अकाउंट करके क्रेडिट साइड में, विद अमाउंट एंटर्ड ऑफ टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट शोन इन जर्नल एंट्री। ये मैंने वही बोला सके, यहाँ पर मैंने आपको बताया था टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये आपका जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आ रहा है। सिर्फ ये एंट्री को लेकर नहीं, शेयर कैपिटल कोई भी एंट्री, डिबेंचर हो, क्रेडिटर हो, या फिर एसेट से रिलेटेड कोई भी एंट्री हो, कोई भी एंट्री, तो आपको क्या करना है, टू शेयर कैपिटल, इस जैसे इस एग्जाम्पल में आपका टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपका जो है क्रेडिट साइड में आ रहा है और डेबिट साइड में आपकी एंट्री कौन सी आ रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही बाय शेयर कैपिटल लिखना है, अपोजिट वाली एंट्री के लिए, दैट इज बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट किसका लिखना है, अमाउंट को इसी का लिखना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट वाले का ही अमाउंट लिखना है, बिकॉज आप लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये वाली एंट्री का अमाउंट लिखना है, जो आके आपको जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड में टू शेयर कैपिटल सॉरी टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके मिला था। ये बस इतना ही है। नेक्स्ट, यहाँ ये मैंने आपको बताया एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इन जर्नल एंट्रीज, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था, इसका एक्सप्लेनेशन बताया था। फिर अभी मैंने ये बताया कि यहाँ पर आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आपको किस तरह से डालना रहेगा, दैट इज आपको यहाँ पर देख सकते हो आपको जो है टू कैपिटल रिडक्शन में आपको क्रेडिट साइड में आ रहा है और डेबिट साइड में आपको बाय शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आ रहा है। तो ये आपका जो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय शेयर कैपिटल अकाउंट करके हो जाएगा, और अमाउंट आपको इसी का डालना है, दैट इज टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का ही अमाउंट डालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज इस फॉर्म में आपका आएगा बाय शेयर कैपिटल अकाउंट कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट आएगा, जो आपको जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड में आपको मिला था टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के लिए।
और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताया था ना जर्नल एंट्री नंबर 10, वो मैं आपको उसका मतलब बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ही देखते हैं, ये वाला उससे से रिलेटेड है। दैट इज इन केस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट while doing tally for both debit side and credit side, balance always comes on debit side with name to capital reserve as credit side remains higher amount in tally। मतलब कि जब भी आप लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हो और तभी जब आपको सारी की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है कैपिटल रिडक्शन में डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में आप सारी की सारी पोस्टिंग कर लेते हो, और जब आप टैली करते हो डेबिट साइड को भी क्रेडिट साइड को भी, अगर आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा तो आपको ओनली डेबिट साइड में ही मिलेगा। अगर आपको डेबिट साइड डिफरेंस नहीं मिला है, तो आपको क्रॉस चेक करना है कि आप लोगों ने सारी एंट्रीज और उसके अमाउंट सही डाले हो कि नहीं, बिकॉज आपको कैपिटल रिडक्शन को डेबिट साइड में आपको ऑलवेज डिफरेंस मिलेगा। तो अगर जब भी आपको डिफरेंस डेबिट साइड मिलता है तो आपको किसको क्या दिखना है, बैलेंस शीट फिगर के तौर पर टू कैपिटल रिजर्व करके लिखना है। बिकॉज और उसका अमाउंट कैसे लिखना है, बिकॉज आप लोग देख सकते हो, आप लोग को अगर डेबिट साइड में हम लोग टू कैपिटल रिजर्व लिखोगे तो आप लोग क्यों लिखोगे, बिकॉज आप लोग का क्रेडिट साइड हायर रहेगा, और आप लोग का जो है सीआर अकाउंट के हमेशा क्रेडिट साइड आपका हायर रहता है, उसमें आपको क्रेडिट साइड हायर रहेगा, डेबिट साइड कम रहेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर टू कैपिटल रिजर्व करके लिखते हैं डेबिट साइड में, उसके अकाउंट के डेबिट साइड हम लोग यहाँ पर टू कैपिटल रिजर्व करके लिखते हैं, बिकॉज क्रेडिट साइड उसका अमाउंट ज्यादा रहता है। और अगर क्रेडिट साइड उसका अमाउंट ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, दोनों के टैली का। अगर समझो कि क्रेडिट साइड 10 लाख आ रहा है और डेबिट साइड टोटल करने का 4 लाख आ रहा है, तो दोनों के बीच में फर्क कितना है, 10 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। तो क्या आएगा, डेबिट साइड सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू कैपिटल रिजर्व बैलेंस फिगर दैट इज 6 लाख रुपीज यहाँ पर आएगा। तो मैंने यहाँ पर इसका भी लिखा है दैट इज इन फॉलोइंग वे पर्टिकुलर्स। ये डेबिट साइड आप देख सकते हैं, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर इसकी बैलेंस वाली एंट्री ऐसी है टू कैपिटल रिजर्व बैलेंस फिगर। और जैसे आपको मैंने बताया जर्नल एंट्री कैसी आती है, जो मैंने हम लोगों ने जर्नल एंट्री नंबर 10 देखे थे थोड़ा टाइम पहले, वैसे उसकी जर्नल एंट्री यहाँ पर इस फॉर्म में आएगी, फॉर दिस वे इन जर्नल एंट्री फॉर दिस विल बी। इसके लिए जर्नल एंट्री कैसी आएगी, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल रिजर्व, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसी आएगी, ये देख सकते हो, मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था, आपको अपोजिट नाम से डालनी रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है टू कैपिटल रिजर्व किधर आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है। तो ये वाला अगर आप टू कैपिटल रिजर्व आपका डेबिट साइड आ रहा है, तो आपका किधर जाएगा, इधर जर्नल एंट्री में किधर साइड जाएगा, आपका अपोजिट के नाम से जाएगा, दैट इज आपका ये टू कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड में जाएगा, जर्नल एंट्री के क्रेडिट साइड में आपका टू कैपिटल रिजर्व करके जाएगा। और ये कौन सा अकाउंट है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो यहाँ पर डेबिट में कौन सा आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्योंकि ये आपका सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में आ रहा है बैलेंस फिगर, तो ये जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड में जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके जाएगा, और डेबिट साइड में आपका आएगा टू कैपिटल रिजर्व रिडक्शन अकाउंट, ये आपका आएगा डेबिट साइड। और अमाउंट हम लोग को दोनों केस में सेम ही लिखना है, डेबिट साइड के लिए भी और क्रेडिट साइड कॉलम के लिए भी। अभी इन्होंने इसे सीआर अकाउंट भी देख लिया है, जर्नल एंट्री भी देख ली है। नाउ विल सी दी लास्ट पार्ट दैट इज बैलेंस शीट, जो कि आपको क्वेश्चन बनानी बोली जाती है। बैलेंस शीट आपको ये आप याद रखना दैट इज एसेट्स को डेबिट बैलेंस रहते हैं और लाइबिलिटी से क्रेडिट बैलेंस रहते हैं, वो क्या आपको जर्नल एंट्री के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, और आपको बैलेंस शीट के लिए आपको ये दोनों चीजें याद रखनी, खासकर इन दोनों चीजों के लिए। फॉर पोस्टिंग इन बैलेंस शीट ऑल थ्री कैलकुलेशन पार्ट मैटर्स फॉर पोस्टिंग इन बैलेंस शीट। दैट इज आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को जो तीनों, आप जब भी बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करोगे आपको क्वेश्चन बोला जाएगा कि आपको ये कंपनी की नई बैलेंस शीट बनानी है, तो उसके लिए आप लोग क्या क्या चीज देखनी है। आप लोग को जो बैलेंस शीट गिवन इन क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी जाएगी किसी कंपनी की, वो आपको देखनी रहेगी। और जर्नल एंट्री हम लोग जब बनाएंगे आंसर में तो वो भी देखना रहेगा, और सीआर अकाउंट जब वो भी हम लोग आंसर बनाएंगे तो वो भी आप लोग को देखना रहेगा फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट न्यू वाली। फिर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं लाइबिलिटीज को लेकर। ये यहाँ पर मैंने आपको बताया ये सारी की सारी तीनों चीजें मैटर क्यों करती है, तो सबसे पहले हम लाइबिलिटी को देख लेके देखते हैं। और इसके लिए यहाँ पर मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखा है, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कैसे आएगा, थियोरेटिकल वे में एक्सप्लेन नहीं करती, आपको मैं प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल लाइबिलिटीज को लेकर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एग्जाम्पल लिया है। तो मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट गिवन इन क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग को, आप लोग को क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसी एंट्री दी जाएगी, दैट इज आपको ऐसे दिया जाएगा इन बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन। ये आपको बोला गया क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट आपको इस तरफ से दिया जाएगा, आपको बैलेंस शीट में आप लोग को इस लाइबिलिटी साइड को क्या दिया जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा, आपको लाइबिलिटीज आएगा, लाइबिलिटीज यहाँ पर लाइबिलिटीज आएगा, यहाँ पर एसेट्स आएगा। तो क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर रुपीज एक्सेस इज फुल्ली पेड, आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा, क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपको इस तरह दिया जाएगा, उसका कॉस्ट दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा है मैंने इन इंफॉर्मेशन एनी स्कीम रिलेटेड टू रिडक्शन इन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर विच इज गिवन इन क्वेश्चन देन इट विल बी
न्यू प्रेफरेंसेस मतलब क्या, आपको जो है क्वेश्चन के नीचे आपको कुछ स्कीम्स दी जाएगी। अगर उस स्कीम्स में आप लोग को जो है ओल्ड प्रेफरेंसेस को लेकर कुछ रिडक्शन बोला जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जब हम लोग जनरल एंट्री की प्रेफरेंस शेयर्स वाली एंट्री देख रहे थे एग्जांपल के तौर पर, तो मैंने आपको बताया था आपकी जो क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट रहती है इसमें आप जो भी आपके शेयर्स रहते हैं वो आपके ओल्ड बन जाते हैं। तो यहाँ बिकॉज आपके डिपेंड ऑन द स्कीम, अगर आपको स्कीम में बोला गया है तो आपके वो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर अभी स्कीम रिलेटेड रिडक्शन आपको ऑलमोस्ट जो है दोनों शेयर्स को लेकर, इक्विटी शेयर्स को लेकर भी और प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर भी आपकी रिडक्शन वाली वैल्यू रहती है। बिकॉज जब भी अगर लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो बहुत फायदा होता है कंपनी को। लाइबिलिटी मतलब कर्जा, और कर्जा अगर कम देना पड़े कंपनी को दूसरों को तो बहुत फायदा होगा कंपनी को, लॉस नहीं होगी कंपनी। और तो मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर ये वाले प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर क्वेश्चन की बैलेंस में जो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स है इसको लेकर आप लोग को कोई स्कीम दी जाती है और उसमें रिडक्शन वाली स्कीम मतलब क्या, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹2, मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस बाय ₹20। अगर इस तरह की दी जाती है तो हम लोग उसकी एंट्री जब जनरल एंट्री में डालते हैं, बैलेंस शीट में डालते हैं, तो वो जो है नई प्रेफरेंस शेयर्स उसकी एंट्री बन जाती है, यानी कि जो है अभी यहाँ पर उसके नए वाले प्रेफरेंस शेयर्स आ गए। तो यहाँ पर इसके मुताबिक हम लोग यहाँ पर इस जनरल एंट्री बनानी रहती है, जिससे मैंने आपको फर्स्ट टाइम में आपको बताया था जनरेटिव एज पर इन्फॉर्मेशन फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये एग्जांपल को पल को लेकर मैंने ये इन्फॉर्मेशन भी दी और इस इन्फॉर्मेशन को लेकर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपको बताया प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर। दैट इज उसकी एंट्री कैसी आएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ओल्ड वाले जो आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपको दिए जाएंगे डेबिट साइड। फिर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू वाले जो कि आपको स्कीम के अकॉर्डिंग से कैलकुलेशन करना रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रेफरेंस शेयर वैल्यू, पेड अप वैल्यू। और फिर आता है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये क्या आपका आता है ओल्ड में मतलब क्या आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू दीजिएगी नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, न्यू में आपको जो रिडक्शन वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना रहेगा, और जो डिफरेंस दोनों बीच में हो जाएगा तो आपको 2 CR अकाउंट करके डालना पड़ेगा उसका डिफरेंस। तो ये आपको इतना ही है, दैट इज आप लोग को इस फॉर्म में एंट्री डालती है फॉर जनरल एंट्री के लिए। और इसी एंट्री के थ्रू हम लोग बैलेंस शीट में हम लोग कैसी एंट्री डालते हैं हम लोग को जानना है। दैट इज however in new balance sheet old preference share capital given in balance sheets of question will be deduct as it's on debit side in journal entry as liabilities have credit balance। मतलब क्या, यहाँ भी आपको हम इतना टाइम तक बताती हूँ। आपके जब आप लोग नई वाले बैलेंस शीट बनाओगे जो कि आपको क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट आपको जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपको जो ये प्रेफरेंस शेयर्स मिला था, तो ये जब आपको जर्नल एंट्री में आपको जब आप बैलेंस शीट में आपको डालना रहेगा तो इसको आपको माइनस करना रहेगा। बिकॉज ये वाला जो आप देख सकते हो जर्नल एंट्री में इसमें यहाँ पर ये डेबिट साइड आ रहा है, और लाइबिलिटीज का हमेशा डेबिट क्रेडिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और लाइबिलिटी जब भी डेबिट होती है तो कम होती है। तो जब हम लोग बैलेंस शीट में इसकी वाली एंट्री डालेंगे प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर उसका कैलकुलेशन पार्ट करेंगे, तो हम लोग को जो है जर्नल एंट्री में जो डेबिट साइड जो प्रेफरेंस शेयर्स मिले उसको हम लोग को बैलेंस शीट में यहाँ पर एंटर करते इसको माइनस करना है। एंड न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बी एडेड विच इज ऑन क्रेडिट साइड अंडर शेयर कैपिटल इन न्यू बैलेंस शीट। मतलब क्या, ये आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि आप जनरल एंट्री देख सकते हैं आपका टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगा, ये आपके नए वाले प्रेफरेंस शेयर है और ये आपके क्रेडिट साइड आ रहा है। और लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर जो क्रेडिट साइड आ रही है तो यहाँ पर अगर ये आएगी तो जनरल सॉरी बैलेंस शीट के आपको शेयर कैपिटल के अंदर ये वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को एंटर करना रहेगा, जो कि आपको रिडक्शन वाली वैल्यू जो भी आपको दी जाएगी यहाँ पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में, तो उसके मुताबिक ये वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को और उसकी वैल्यू को यहाँ पर ऐड करना रहेगा अंडर शेयर कैपिटल इन न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सबसे पहले शेयर कैपिटल ही आता है ना जब हम लोग एंट्री पोस्ट करते हैं उसकी, तो उसमें दिस इज सेम फॉर ऑल लाइबिलिटीज लाइक डिबेंचर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। सारे के सारे लाइबिलिटीज के लिए सही सेम है, दैट इज डिबेंचर हो इक्विटी शेयर कैपिटल हो क्रेडिटर हो सारे के सारे, इसके लिए ये वाली सेम पैटर्न से आपको बैलेंस शीट में एंट्री डालनी है कंसिडरिंग बोथ, दैट इज ये चीज कंसिडर करना है बैलेंस शीट गिवन इन क्वेश्चन एंड जनरल एंट्री। फिर आता है अभी एसेट्स। अभी हमने लाइबिलिटी का देख लिया, नाउ विल गो थ्रू फॉर एसेट्स। एसेट्स में हम यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग का यहाँ पर एग्जांपल लिया है, लैंड एंड बिल्डिंग इन बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन फॉर रिडक्शन डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। यहाँ पर मैंने क्या बोला है, फॉर रिडक्शन डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑफ। एसेट्स को यहाँ पर दो पैटर्न होते हैं, या तो एप्रिसिएशन होता है या फिर डेप्रिसिएशन होता है। जैसे हम लोग जनरल एंट्री में देखे थे, तो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन वाला देख रहे मैटर कि डेप्रिसिएशन वाला पैटर्न आपको उसके थ्रू आप लोग को बैलेंस शीट में किसकी तरह से उसकी पोस्टिंग करनी रहेगी। तो क्या आता है इन बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपको दिया जाएगा दैट इज यहाँ पर आपको जो है लाइबिलिटीज में एसेट्स यहाँ पर दिया जाएगा, एसेट्स में क्या दिया जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग दिया जाएगा, उसका वैल्यू दी जाएगी। एसेट्स यहाँ पर क्रेडिट साइड होता है बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग दिया जाएगा, उसकी वैल्यू दी जाएगी। और उसके के बाद क्या है, इन इन्फॉर्मेशन एनी स्कीम रिलेटेड टू रिडक्शन इन लैंड एंड बिल्डिंग विच इज गिवन इन क्वेश्चन देन इट विल कम ऑन क्रेडिट साइड विथ रिड्यूस अमाउंट इन जनरल एंट्री लाइक दिस।
तो मतलब क्या, अगर आपको कोई भी स्कीम दी जाएगी रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग रिडक्शन के फॉर्म में, अगर आपको दी जाएगी रिडक्शन के फॉर्म में, और एसेट्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट में क्या होता है, जब भी एसेट्स की वैल्यू अप्रिशिएट होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, लेकिन जब भी डेप्रिशिएट होती है, रिड्यूस होती है, तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो जर्नल एंट्री में क्या आता है, क्रेडिट साइड आता है। अभी मैंने आपको जर्नल एंट्री जब हम लोगों ने देखे थे तभी मैंने आपको बताया था कि जब भी एसेट डेप्रिशिएट होता है किधर जाता है, जर्नल एंट्री पे क्रेडिट साइड जाता है। तो यहाँ पर उसकी एंट्री कैसी आएगी जर्नल एंट्री में, क्रेडिट साइड में, यहाँ पर मैंने कहता है इट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। और अभी हम लोग ने यहाँ पर देख लिए कि यहाँ पर जर्नल एंट्री कैसी आती है, क्वेश्चन बैलेंस शीट, क्वेश्चन की बैलेंस शीट को लेकर और जर्नल एंट्री को लेकर। नाउ विल गो थ्रू कि आप लोग को जो बैलेंस शीट में आपको इसकी एंट्री किस फॉर्म में डालनी रहती है, कौन से अमाउंट से। However, land and building value given in balance sheet of question will be deduct in journal entry as it is on credit side as excessive debit balance। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आपको जो लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पर मैंने जर्नल एंट्री जो बताया आपको, इसमें आपको जो लैंड एंड बिल्डिंग आपको क्रेडिट साइड आ रहा है, और एसेट्स को हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होते हैं। एंड इन केस ऑफ न्यू बैलेंस शीट, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में बनानी बोली जाएगी, वो बैलेंस शीट में होकर आप लोग देख सकते हो। The amount given in question will be deduct from the amount entered in journal entry and last difference amount will be entered in new balance sheet अंडर टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ये आपका टेंजिबल फिक्स एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग आपका टेंजिबल फिक्स एसेट है। तो क्या होगा, आप लोग के जो क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट आपकी जो है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपको जो है लैंड एंड बिल्डिंग को लेकर जो अमाउंट दिया जाएगा, और यहाँ पर जो है जनरल एंट्री में हम लोग को जो टू लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड में जो उसका अमाउंट मिलेगा, वो क्या डिफरेंस मैटर करता है कि आप लोग को स्कीम के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है। कभी बोला जाता है टू बी डेप्रिशिएट बाय 20 रुपीज, सॉरी टू बी डेप्रिशिएट बाय रुपीज 20,000, टू बी डेप्रिशिएटेड बाय टू रुपीज 60,000, ऐसा बोला जाता है। जब भी आप लोग को बाय बोला जाता है ना, तो आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पर वो वाली एंट्री डायरेक्ट करनी रहेगी। जर्नल एंट्री में आपको जो है बाय वाली एंट्री डायरेक्ट टाइप करनी रहेगी फॉर एसेट्स के लिए, और अगर आपको टू बोला जाए तो आपको माइनस करना है जर्नल एंट्री के लिए भी। समझो कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट, आपको उसकी वैल्यू मिली 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पर 80,000 दी गई, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एसेट्स के लिए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 दी गई, और यहाँ पर आपको स्कीम में बोला गया टू बी डेप्रिशिएट बाय रुपीज 20,000, डेप्रिशिएट बाय रुपीज 20,000 बोला गया। तो क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को जो है 80,000 से 20,000 को माइनस करना है, कितना 60,000 रुपीज यहाँ पर माइनस करना रहेगा। तो 60,000 रुपीज यहाँ पर क्या आएगा, आपका जर्नल एंट्री में यहाँ पर दोनों साइड आएगा, दैट इज 60,000 रुपीज फॉर कैपिटल रिडक्शन और डेबिट साइड एंड टू लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड 60,000 रुपीज यहाँ पर आएगा। और अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब आप बैलेंस शीट में आपको जब बैलेंस शीट में जब उसकी एंट्री डालोगे, तो आपको जो है दोनों के अमाउंट में डिफरेंस मैटर करना, डिफरेंस करना है, कैलकुलेट करना है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आप लोग का जो है एसेट्स में आपका लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 रुपीज थी, और स्कीम के अकॉर्डिंग मैंने जब आपको अभी जो एग्जाम्पल बताया उसमें यहाँ पर उसकी वैल्यू टू बी डेप्रिशिएट बाय रुपीज 20,000 बोला गया। और यहाँ पर जो है आपकी जनरल एंट्री में आपको कितना 60,000 रुपीज मिली, बिकॉज हम लोग ने यहाँ पर क्वेश्चन की बैलेंस शीट को लेकर और स्कीम को लेकर दोनों की वैल्यू माइनस करें तो कितना 60,000 रुपीज मिली। लेकिन बैलेंस शीट हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट को लेकर और जनरल एंट्री को लेकर, जनरल एंट्री इन दोनों को लेकर, आपको स्कीम को नहीं लगा रहे, स्कीम को यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर करना है। आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट को लेकर और जनरल एंट्री को लेकर इन दोनों को यहाँ पर माइनस करना है। तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपकी टेंजिबल फिक्स एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग करके जाएगी। दैट इज कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कोई लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 थी, और जनरल एंट्री में आपको कितनी मिली थी 60,000 रुपीज। तो कितना डिफरेंस मिला, 80,000 माइनस 60,000 इक्वल्स टू 20,000 रुपीज आपको डिफरेंस मिला। तो ये आपको किधर आएगा, बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर अंडर टेंजिबल फिक्स एसेट्स में आपका आएगा लैंड एंड बिल्डिंग का 20,000 रुपीज आपका आएगा। अभी ये जो हमने एग्जाम्पल देखे थे ना, ये आपका रिडक्शन वाला डेप्रिसिएशन वाला एग्जाम्पल था। नाउ विल सी फॉर एप्रिसिएशन और इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, यहाँ पर मैंने स्टॉक का एग्जाम्पल लिया इंक्रीज को लेकर, इंक्रीज और एप्रिसिएशन एसेट्स को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको जो है क्वेश्चन की बैलेंस शीट, अगर आपको एसेट्स में अगर स्टॉक उसका दिया गया है, डेबिट एसेट्स के अंदर उसका स्टॉक दिया गया, उसका अमाउंट दिया गया है, यहाँ पर लिखा है इन इंफॉर्मेशन एनी स्कीम रिलेटेड टू एप्रिसिएशन इन स्टॉक which is given in question, then it will come on debit side with appreciate amount in journal entry like this। वहां पर हम लोग ने क्या किया था, आप लोग को जो है उसमें इसका अपोजिट था, यहाँ पर इसमें भी इसका अपोजिट है, उसके अपोजिट ये वाला है। यहाँ पर जो इंक्रीज बोला भी, उसमें यहाँ पर डेप्रिशिएट बोला गया, रिड्यूस बोला गया, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इंक्रीज बोला गया, डेप्रिसिएशन बोला गया। तो इसका क्या आएगा, जब भी आप लोग को जो है क्वेश्चन में स्कीम्स में स्टॉक से कोई भी आपको एप्रिसिएशन वाली एंट्री दी जाती है, एप्रिसिएशन वाला बोला जाएगा, दैट इज ऐसा बोला जाएगा स्टॉक टू बी एप्रिशिएट बाय रुपीज 60,000, ऐसा बोला जाएगा। तो क्या होता है, आपकी जनरल एंट्री में डेबिट साइड इसकी एंट्री आएगी, ऐसी आपको एंट्री आएगी।
ऐसी आपको एंट्री आएगी जनरल एंट्री में, दैट इज स्टॉक अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बिकॉज क्या होता है, एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है, एसेट जब भी बढ़ता है उसकी वैल्यू बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट होती है जनरल एंट्री में, और जब भी घटता है तो उसकी वैल्यू क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, एप्रिशिएट बोला गया है, और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में कितना दिया, टू बी अप्रिशिएट बाय रुपीज 60,000 बोला है, तो यहाँ पर क्या होगा, बाय 60,000 रुपीज बोला गया, तो जनरल एंट्री में भी क्या आएगा, 60,000 रुपीज यहाँ पर एंटर करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट साइड टू कैपिटल रिडक्शन और 60,000 रुपीज यहाँ पर एंटर करेंगे दोनों के लिए, डेबिट अमाउंट कॉलम के लिए भी और क्रेडिट अमाउंट कॉलम में के लिए भी, दोनों से 60,000 रुपीज यहाँ पर एंटर करेंगे, उसकी ऐसी जनरल एंट्री आएगी। फिर यहाँ पर इसका आएगा, दैट इज हाउ स्टॉक वैल्यू गिवन इन बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन will be deduct in journal entry as it is on credit side as assets and debit balance. And in case of new balance sheet, the amount given in question will be add from amount entered in journal entry and last difference amount will be entered in new balance sheet and in the inventories. यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी स्टॉक यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और जनरल एंट्री में क्या होता है, स्टॉक अगर यहाँ पर स्टॉक अगर बढ़ता है तो जनरल एंट्री में डेबिट होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपकी जनरल एंट्री में जो आपकी ये वाली वैल्यू, सॉरी बैलेंस शीट को लेकर ये वाली वैल्यू प्लस होगी, यानी कि आपकी क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट आपको जो वैल्यू दी जाएगी, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको स्टॉक की जो वैल्यू दी जाएगी, उससे आप लोग को जो है ये वाली वैल्यू को ऐड ऑन करना रहेगा। आपको स्कीम को नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, ये वाली वैल्यू को आपको ऐड ऑन करना रहेगा। आपको जब बैलेंस शीट की एंट्री डालनी रहेगी ना, तो आपको ये वाली वैल्यू ऐड करना रहेगा, दैट इज आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट वाली वैल्यू और जनरल एंट्री में आपको जो है डेबिट साइड को जो स्टॉक मिला है, बिकॉज यहाँ पर जो है स्टॉक आपको डेबिट साइड मिला है, और ऐसे जब डेबिट होता है तो ऐड होता है, इंक्रीज होता है, तो आपकी क्वेश्चन की बैलेंस शीट वाली स्टॉक की वैल्यू और आपकी जनरल एंट्री वाली डेबिट साइड की स्टॉक की वैल्यू, इन दोनों को वैल्यू ऐड करना है, और आपको बैलेंस शीट के अंदर अंदर इन्वेंट्रीज कॉलम में स्टॉक करके लिखना है, उसका अमाउंट डालना है, दोनों को ऐड करके क्वेश्चन की बैलेंस शीट में की हुई और जनरल एंट्री की डेबिट साइड की स्टॉक की वैल्यू को भी दोनों ऐड करके आप लोग को न्यू बैलेंस में आप लोग को जो है ऐड करके उसकी वैल्यू यहाँ पर डालनी है, न्यू बैलेंस के अंदर अंदर इन्वेंट्रीज के अंदर आपको डालनी है। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स डाल दिए, जो कि आपको सारी की सारी प्रैक्टिकल सम्स को लेकर काम आएगा कि आपको प्रैक्टिकल सम में किसकी एंट्री किस फॉर्म में डालनी है। यहाँ पर लिखा दिस इज सेम फॉर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज लाइक फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, बैंक, गुडविल एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एसेट्स को लेकर भी इसी फॉर्म में यहाँ पर एंट्री होगी। एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो क्रेडिट होगी जनरल एंट्री में, और अगर एप्रिशिएट हो रही है तो यहाँ पर डेबिट होगी जनरल एंट्री में। ऐसा बाबर सारी की सारी एंट्रीज के लेकर सेम यहाँ पर पैटर्न है फॉर ऑल एसेट्स को लेकर रिलेटेड टू। अभी आज हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया कि आप लोग को जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को लेकर जो कुछ भी प्रैक्टिकल सम को लेकर जो कुछ भी बनाना था उसके अपने अपने रूल्स और फॉर्मेट कैसे, कौन सी एंट्रीज आएगी, कैसे पैटर्न में पोस्टिंग आएगी, वो सब देख ली इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अपने अपने हर एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हैं वन बाय वन इन ईच वीडियो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले मॉडल का।